हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के जो थर्ड पेपर है, जो कि किसका है, विज्ञान का शिक्षण। इसके एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन पर। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आपको बता दें कि ये पेपर 1 घंटे का होता है, आपको पता ही होगा, और 25 नंबर का पेपर है, जिसमें 5 नंबर क्या होता है, बहुविकल्पीय आते हैं, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट और डिटेल तरीके से कि क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र है, ये सब देखो 2023 का क्वेश्चन है। तो क्या होता है, C2H2। क्या होता है, C2H2। अब वही बात करें CH4 किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है मेथेन का। क्या है ये, एल्केन श्रेणी का ये सदस्य है, इसका नाम है मेथेन। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो C2H6 क्या है, तो आप देख सकते हैं, देखो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या होता है, CnH2n और प्लस में 2 होता है, ठीक है ना। तो जहाँ n क्या है, कार्बनों की संख्या है, तो जब आप n का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा, C1H4 आएगा, मतलब CH4 आएगा, जो कि क्या कहलाता है, मेथ। फिर 2 अगर हो कार्बन की संख्या तो क्या होगा, एथ। तो यहाँ पे अगर 2 को रखें तो कितना आएगा, एथेन हो जाएगा। तो C2H6 की क्या सूत्र है, एथेन का। और ये और अब्बा और सा में जो लिखा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और जो C2H2 है, ये किसका है, इसको एसिटिलीन कहते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका। तो निकट दृष्टि दोष, मान लो एग्जाम में आपसे आ जाए डेफिनेशन में किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो क्या होती हैं, व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। तो कुल मिला के आप ऐसे याद रखेंगे कि जो भी दोष व्यक्ति की आंखों में होगा, वहाँ की वस्तु से साफ दिखाई पड़ेगी। जैसे निकट में निकट वाली साफ दिखेगी, लेकिन दूर वाली साफ नहीं दिखेगी। और दूर वाले में दूर की साफ दिखती है, किंतु जो निकट का है वो नहीं साफ दिखती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मानव नेत्र का लेंस होता है वो कौन सा होता है, तो मानव के नेत्र में जो लेंस है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और अगर दूर दृष्टि दोष हो, उसे दूर करना हो, तो उसका प्रयोग करते हैं किसका, उत्तल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और दूर को उत्तल लेंस। और परिभाषा भी आपको हमने बता दिया। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण आप पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के पार्ट हैं, उत्तल और अवतल दोनों के दोनों, है ना। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ हो क्या होता है, उभरा होता है। जैसे कि इधर रंग देंगे कलई और इधर वाला पृष्ठ परावर्तक बना दें, तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण। और जब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर का जो हो, नहीं अंदर वाला, ये परावर्तक हो, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसको याद रखना है ना, कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। कौन सा पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, तो इससे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पत्ती से संबंधित अंग भी जान जाएंगे और कौन नहीं, ये भी जानेंगे आप। तो क्या होता है इसमें, पर्णाधार होता है ना, पर्णवृंत भी होता है और पर्णफलक भी होता है। लेकिन जो पर्णसंधियाँ हैं ये पत्ती से संबंधित नहीं है अंग, किससे, पत्ती से संबंधित ये अंग नहीं है। अगला, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप क्या है। तो कार्बन के देखो क्रिस्टलीय रूप में अगर पूछे तो क्या होता है, क्रिस्टल में मतलब ठोस जो रूप है, तो उसमें ग्रेफाइट भी होता है ना। ये सब क्रिस्टलीय रूप हैं, ग्रेफाइट, क्लोरीन, हीरा। और हीरा जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट भी आपको पता है होता है ना। कार्बन का रूप सबसे हार्ड होता है हीरा। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा अक्रिस्टलीय, है ना, मतलब जो ठोस अवस्था में ना हो, तो क्या है वो सैप ब्लैक, ये जो होता है अक्रिस्टलीय रूप है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, क्रिस्टलीय रूप हैं। अगला, ये देखो क्वेश्चन जो हमने पहले में ही बताया था कि फार्मूला पूछ सकता है आपसे, है ना, एल्केन श्रेणी का। और एल्किन आप पढ़े होंगे कार्बन के कितने श्रेणियों में बांटा गया है, अगर देखें तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा द्विबंध और त्रिबंध, ये क्या होते हैं, असंतृप्त। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है हाइड्रोकार्बन का, अब देखो सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो जो एल्केन श्रेणी के सामान्य सदस्य होते हैं जितने भी, वो सभी क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। तो क्या होगा इसमें, अभी आपको बता रहा CnH2n+2, याद रखना ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। और CnH2n-2 किसका होता है, तो ये आपको पता होगा किसका होता है, एल्काइन का, है ना। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, ठीक है, ये याद रखना। तो तीनों के तीनों आप याद रखेंगे। तो संतृप्त का क्या होता है, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी हाइड्रोकार्बन जो है उत्पन्न होता है। तो जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर हम क्या करते हैं, जल की क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, मेथेन गैस। क्या होता है, मेथेन गैस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा। कह रहा है कि सोडियम एसीटेट को जब हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो भी कौन सी गैस रिलीज होती है, मेथेन गैस, ठीक है ना। अगला एथिलीन जो गैस है आप पढ़े होंगे, एथिलीन गैस का जो है छिड़काव करके हम फलों को क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। अगला हरित लवण रहित पौधों का समूह है जिसमें हरित लवण पाया ही नहीं जाता है, हरित लवक यहाँ पे होना चाहिए था, है ना। तो शैवाल तो होते ही हैं, आवृत बीजी भी होते हैं। तो ये हम कैसे, कवक जो है, कवक इसमें ये जो है हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है, कवक, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, फंजाई। अगला देखते हैं किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, है ना। कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितने भी कंपन उत्पन्न करती है उसे उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, याद रखना, है ना। क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो अगर आवृत्ति की परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हो किसी वस्तु द्वारा, है ना, प्रति सेकंड उत्पन्न किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं, है ना। मान लो कोई भी वस्तु है जो एक सेकंड में मान लो 50 कंपन उत्पन्न कर रही है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अगला देखते हैं, वायु दाब आरोपित करती है। तो वायु दाब क्या करती है, वायु दाब जो होता है वो चारों डायरेक्शन को लगाती है, चारों तरफ को होती है ना। इधर को भी वायु दाब लग सकता है, इधर को भी लगेगा, इधर को भी और इधर को भी, तो चारों ओर को वायु दाब। जैसे मान लो कोई बर्तन है आपके पास, ठीक है ना, और इसमें आप क्या है, मान लो जल ही भरे रखे हैं और इसमें ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो जल क्या होगा, इसका स्तर ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो चारों ओर से बढ़ता है ना। तो ये कह सकते हैं कि वायु दाब जो होता है वो चारों दिशाओं में होता है। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के रूप हैं। तो अभी इसको पढ़े थे आप, है ना। क्रिस्टलीय में ठोस होते हैं, है ना, और अक्रिस्टलीय में जो है आपको पता ही होगा जो, अब इसमें क्या पूछा, अक्रिस्टलीय पूछ रहा है ना। तो देखो ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन ये सभी क्या होते हैं, ये क्रिस्टलीय होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, जबकि शुगर चारकोल है ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है, ठीक है ना। और जो हीरा होता है सबसे क्या होता है, कठोरतम पदार्थ होता है प्रकृति में पाया जाने वाला, और कार्बन का क्या है, ये अपर रूप है। और जबकि पूछ ले इसमें कौन चालक है, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट पेंसिल की जो नोक में पाया जाता है पता है, और जो फ्लोरीन है ये सभी क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि हीरा क्या है, कुचालक है। अगला क्वेश्चन देखें, कुक्कुट पालन संबंधित होता है। कुक्कुट पालन किससे, मुर्गी पालन से होता है। कुक्कुट पालन किसे कहते हैं, मुर्गी पालने को कहते हैं, मुर्गी पालन को ही क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन के नाम से जाना जाता है। अगला, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है। तो एक दोलन पूरा करने में समय जो होता है उसे कहते हैं आवर्त काल। जैसे कि यहाँ पे कोई आपके पास मान लो पेंडुलम है, ऐसे हम लटका दिया, ये विरामावस्था में है, तो ये इधर जो 1 सेकंड में एक दोलन ये पूरा कर रहा है, तो एक दोलन पूरा करने में जितना भी समय लग रहा है इसको, उसे क्या कहते हैं, उसका आवर्त काल कहते हैं। और आवर्त काल को क्या बोलते हैं, टी से दिखाते हैं, समय ही होता है। और आवृत्ति का जो है ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है ना। आवर्त काल जो होता है वो आवृत्ति का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, n बराबर 1/t, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति n तथा तरंग की चाल में संबंध क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे v बराबर क्या होता है, n इंटू लैम्डा, इसमें संबंध होता है v बराबर n इंटू लैम्डा, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। v क्या है, तरंग की चाल है, वेग है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और n क्या है, आवृत्ति जिसका मतलब मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो v बराबर n इंटू लैम्डा, अब इसमें तो दिया नहीं है v बराबर n इंटू लैम्डा डायरेक्ट, तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले में क्या लिखा है, n बराबर लैम्डा पान v, तो n बराबर लैम्डा पान v तो बनेगा नहीं, n बराबर v बटे लैम्डा अगर होगा तो बन जाएगा, तो ये तो बना नहीं। दूसरा वाला v बराबर n बटे लैम्डा, ये भी गलत है। अभी कहो लैम्डा बराबर v बटे n, इसको चेक कर लेते हैं। इस सूत्र में आप देखो तो लैम्डा बराबर क्या बनेगा, v बटे n, उधर चला जाएगा, तो यही सही हो जाएगा।
है ना। इसमें दिया तो है आंसर, ठीक है, लेकिन आप समझ के पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला ये रहा, कह रहा है कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, है ना, थर्मो सेटिंग और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, है ना। तो 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको आप क्या करते हैं, अगर गर्म कर दें एक बार, है ना, तो और गर्म करके अगर ठंडा कर दें तो क्या हो जाएगा, उसको अगर दोबारा आप गर्म करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, पिघल जाएगा एकदम से। और जबकि जो थर्मो प्लास्टिक होता है उसको आप चाहे इतनी बार आप गर्म करें वो बार बार जो है अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन बा सही होगा, 2 होते हैं प्रकार। अगला DDT का नाम पूरा क्या है। DDT क्या है, एक कीटनाशी होता है। DDT का एक क्या है, ये कीटनाशी होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, 2,4-D क्या है। 2,4-D भी एक खरपतवार नाशी है। अगला याद रखना इनको दोनों को, DDT और 2,4-D ये दोनों क्या हैं, खरपतवार नाशी हैं, मतलब हर्बिसाइड होते हैं। अगला, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। तो क्या होता है, आप जानते हैं कि क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जानते होंगे आप। तो ATP होगा इसमें। और ATP का पूरा नाम पूछे तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसका ADP का पूरा नाम पूछ सकता है तो एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। RNA का पूरा नाम पूछ सकता है तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। अच्छा DNA का पूछ सकता है तो क्या होता है, DNA का क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA का। अगला, श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः होती है। तो किस रूप में होती है श्वसन के बाद, ATP के रूप में होती है, ठीक है ना। अगला, जल प्रदूषण के कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है, धुआं। तो धुआं से जल प्रदूषण तो होता नहीं, है ना। स्वचालित चालक नहीं, ये भी नहीं, हवाई जहाज ये भी नहीं होगा। तो कीटाणु नाशक जो होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनका जब हम प्रयोग खेतों में ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण के कारण है। तो आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रदूषण, रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं, है ना। अगला, ध्वनि, धुआं, गंदी नाली, ये तो, लेकिन इसमें अत्याधुनिक मतलब आज के युग में पूछ रहा था, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं। अगला, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं आप, सीवेज उपचार के द्वारा, ये तो सही है। विद्युत चालित वाहनों द्वारा भी सही है। अगर इनको नियंत्रण इन पर किया जाए तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, परमाणु बम को भी रोक कर। तो इसमें तो ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखें आप, 24 नंबर में क्या दिया है, निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है, कौन सी है जो कि ऊर्जा अपशिष्ट है। तो ऊर्जा अपशिष्ट क्या कहलाता है, ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जो होते हैं, ये सभी के सभी ऊर्जा क्या है, अपशिष्ट के रूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, लाइकेन और ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं। तो किसके हैं ये हैं आपके लाइकेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। लाइकेन क्या होता है, एक सहजीवी होता है, किसका, कवक और शैवाल का। ये पूछ सकता है कि लाइकेन जो होता है ये क्या होता है, एक सहजीवी होता है, किसका। तो इसमें होता है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का जो है सहजीवी क्या होता है, वो होता है हमारा लाइकेन। और इससे हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, CO2 गैस। अगला देखते हैं हम, ये रहा, अच्छा सॉरी हमने गलती किया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही होगा। मतलब अब उस स्थान पे हमें पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में क्या है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिलीज हो रहा है, ये होगा SO2, सॉरी। अगला 26 नंबर देखें आप, क्योंकि ये जो CO है ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस। इसीलिए कहते हैं कि घर में अगर आपका जो कमरा है वो बंद है सब तरफ से, तो रात में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो गैस होती है कार्बन, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, बहुत तेज़ रिएक्ट करती है और बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जिससे क्या होता है, आदमी की सोता ही रहता है और पता भी नहीं चलती, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, CO, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला देखिएगा, जल को प्रदूषित करने वाले हैं। तो इसमें से कौन कौन से जो जल को प्रदूषित करेंगे, सोना चांदी, ये तो होगा ही नहीं, है ना। सोना और चांदी क्या है, विद्युत की सुचालक धातु है, बहुत अच्छी चालक है। पीतल और चांदी ये भी नहीं होगा, तांबा टीन ये भी नहीं होगा। पारा और सीसा, जो पारा होता है Hg, और जो लेड है, ये जल को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित करने का काम करते हैं।
अगला देखिए, कह रहा है कि मोटर वाहन प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं। तो बताओ, मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, बिल्कुल। सीएनजी तथा एलपीजी जैसे ईंधनों का उपयोग क्या करें, कम कर दें हम कि करें, ये इसका प्रयोग करें। इससे प्रयोग से जो है जो डीजल और पेट्रोल है उससे बेटर रहता है। अगला, मोटर वाहनों को का समुचित रख रखाव, बिल्कुल। तो ये सभी के सभी इसमें सही हो जाएगा। अधिकतर जिस ऑप्शन में आप सभी दिया होगा ये ट्रिक एक प्रकार से वही सही हो जाता है। लेकिन जानते भी रहना, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है, मरुस्थल क्यों बनता है। तो मरुस्थल बनने का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा वन आरोपण करने से मरुस्थल बनने का ये मुख्य कारण है। जलमग्न होना, ये सब तो अलग चीज़ें, अधिक कटाई, ये सब नहीं। वैसे क्या होंगे, इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल बनने के बाद पूछ रहा है तो वन आरोपण, जितना ज़्यादा हम वन लगाएंगे, है ना, आरोपण करेंगे, उतने जो है वहाँ पे मरुस्थल बनने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है 29 नंबर में, कह रहा है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है मेथेन गैस। और मेथेन गैस को हम क्या कहते हैं, ये सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है और धान के खेतों में बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। मतलब जहाँ भी सड़े गले स्थान पाए जाएंगे, कूड़ा कबाड़ा बहुत ज़्यादा, वहाँ से ये गैस रिलीज होती है ना। और ये किसका सूत्र है, C2H5OH, ये इथेनॉल का सूत्र है, इथेनॉल, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। और ये किसका सूत्र है, C2H6, ये एथेन, एल्केन श्रेणी का ये दूसरा अगर देखें तो तत्व बनता है एक प्रकार से। अगला देखते हैं हम, कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। तो एल्केन को कौन सा सूत्र करेगा। अब एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बनों की संख्या। अब आप चेक करके देखो, पहला वाला अगर चेक करो तो अगर 2 कार्बन रखोगे, n का मान 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 6, तो यही सही हो रहा है। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं, आप इसको देख सकते हो। अगर n का मान 3 रखोगे इस सूत्र पे, तो बताओ क्या बनेगा, C3, 3 दूनी 6 और 2 H8 होना चाहिए था, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, पहला ही सही है, ठीक है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखना, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, कच्चे फलों को पकाने के लिए अभी हमने आपको ऊपर बताया था क्या होगा, एथिलीन जो गैस होती है, एथिलीन हार्मोन की तरह काम करता है। इसका छिड़काव करने से क्या होता है, पेड़ पे जो लगे कच्चे फल होते हैं वो पक जाते हैं। अगला, यूरिया का संश्लेषण होता है। अब यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, हमारे शरीर के वृषण में, बिल्कुल नहीं, फेफड़े में, इसमें तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। अग्नाशय में भी नहीं होगा, पैंक्रियाज में, यकृत में होता है ना, लीवर में जाके होता है, जिगर में, इसका यूरिया का संश्लेषण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्कों का कार्य बताना। वृक्क मतलब किडनी का काम क्या है। तो किडनी क्या काम करती है, मुख्यतः उत्सर्जन का काम करती है। शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है किडनी, जिसको वृक्क बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, वृक्कों का कार्य। अच्छा, वही क्वेश्चन है, वाला तो रिपीट हो गया है। तो क्या होगा, वृक्क का कार्य क्या है, उत्सर्जन करना होता है। श्वसन क्या होता है, ये आपके हार्ट का काम है। और पाचन का है, ये तो इसमें शरीर के विभिन्न पार्ट प्रयोग होते हैं। अगला, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। जबकि अगर पूछ ले कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, तो आप पढ़ो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। AB O ग्रुप की खोज है ना, AB और O ग्रुप की, जिसमें आप पढ़े होंगे कि विटामिन जो आपका AB है वो क्या, सॉरी विटामिन नहीं, क्या बोलते हैं, रुधिर जो AB है वो क्या करता है, वो सर्वग्राही है, और O क्या होता है, वो होता है सर्वदाता। अगला, निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है। मतलब हृदय से रक्त आपूर्ति हृदय से करता है। हृदय से सभी पार्टों में जो है ब्लड को कौन लेकर जाता है, तो वो लेकर जाती हैं हमारी धमनियाँ। जबकि जो सिराएँ हैं ये क्या करती है, ये शरीर के विभिन्न पार्टों से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। और यहाँ पे ब्लड क्या होता है, शुद्ध होने के बाद फिर यहाँ से पूरे शरीर में फिर जाता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम चलता रहता है। तो ये धमनी के द्वारा जाता है। तो धमनियों में शुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। अब शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या है कि जिसमें शुद्ध में क्या होगा, ऑक्सीजन ही केवल रहेगा, जबकि अशुद्ध में क्या होगा, CO2 गैस और विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो होते हैं। अगला, ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, ATP है, ATP क्या है, ATP आपका जो होता है
एक हार्मोन है? नहीं, हार्मोन तो है नहीं, ये ऊर्जा का काम करता है ना। तो क्या होगा इसमें? एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं, ये होता है। ठीक है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अनाक्षी श्वसन में लास्ट में क्या बनता है? तो क्या बनता है याद रखना, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? देखो पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, पानी कितने डिग्री पर उबलने लगता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर जाकर उबलने लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पानी क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में कितना होता है, इसमें से आप क्या करो, इतना बताओ, चाहे आप 373 केल्विन बताएंगे आप। ठीक है ना, 273 इसमें अगर जोड़ देंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। अगला, दो वस्तु के ताप में 63 डिग्री का अंतर है, तो केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा, तो केल्विन में कितना होगा? तो इसमें अगर 63 डिग्री का अंतर है ताप में, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में 63 है, तो उसमें कितने का अंतर होगा? तो उसमें कितना होगा? 63 केल्विन का ही अंतर होगा, क्योंकि ताप यहाँ पे अंतर सेम है, तो आगे भी जो केल्विन में भी आएगा। देखो केल्विन में मान बदल सकते हो आप, मान बदलोगे लेकिन फिर भी उसको भी आप घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा? 63 ही क्या आएगा। ठीक है ना, इसलिए 63 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो किस विधि द्वारा गर्म होता है बताइए? तो 3 विधियाँ हैं ऊष्मा संचरण की, आप पढ़े होंगे, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। तो बताइए इसमें, अगर आप अंगीठी पे जला के कोई पतीली रखते हैं ऊपर और उसके बाद वो गर्म होता है तो किसके द्वारा होगा? तो ऊष्मा क्या होती है? चलकर और संवहन द्वारा, इन दोनों की क्रिया द्वारा क्या होती है? ये गर्म हो जाती है। ठीक है ना। और जो सूर्य की किरणें होती हैं सूर्य से पृथ्वी तक किसके द्वारा आती हैं? विकिरण द्वारा, है ना। तो मतलब चालन द्वारा आती हैं। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण होता है, तो विकिरण द्वारा होता है, किरण। ठीक है, अगला देखते हैं हम, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो सूर्य की, ये देखो अगला क्वेश्चन वही है, विकिरण द्वारा। तो मैंने कहा ना कि विकिरण द्वारा। अगला, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? वो मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जबकि जो जूल है ये किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। और कैलोरी इसका मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। अगला, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो है पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो अधिकतम होती है, न्यूनतम नहीं। ठीक है ना। अगला, पहला क्वेश्चन में ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है किसमें? तो ऊष्मा संचरण किसके द्वारा सबसे तेज होगा? तो बताइए, जिस विकिरण द्वारा। आप देखते हैं सूर्य से पृथ्वी तक किरणें कितनी, 9 मिनट कि 8 मिनट, 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंच जाती हैं। तो सबसे तेज, क्योंकि चालन में क्या होगा? चल कर जाएगी। जब हम कोई, जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा था, अंगीठी अगर रखते हैं, अंगीठी के ऊपर कोई पतीली, और तो पानी क्या होता है? किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चालन और संवहन दोनों विधि द्वारा होता है, तो टाइम लगता है। जबकि विकिरण बहुत ही तेज़ काम करती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सबसे तेज ना। अगला, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु कहाँ स्थित हो। तो देखो पहले आपको इसमें 6 स्थितियाँ होती हैं, तो आपको हम बताते हैं। ये वाले में बराबर पूछ रहा है ना, तो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर दबा हो। तो ये गोलीय दर्पण ये रहा, इसका जो मध्य बिंदु है, बीच का पॉइंट, इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये पी होता है जिसे पी से दिखाते हैं, और इसके सामने क्या होता है? फोकस होता है, कैपिटल एफ, और यहाँ पे डबल दूरी पर क्या होता है? सी होता है। क्यों? क्योंकि ये गोलीय का काटा गया भाग होता है, गोलीय का भाग होता है ना अवतल दर्पण, ये तो यहाँ पे होता है। तो इसमें 6 स्थितियाँ बनती हैं। कब? जब यहाँ पे डॉट डॉट अनंत बोलते हैं। एक स्थिति बनती है अनंत पे, तो जब अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है? यहाँ फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब फोकस बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और फिर दूसरी कंडीशन होती है, अनंत और सी के बीच में यहाँ रखो, तो जो इमेज बनेगी वो सी और एफ के मध्य में बनती है। ठीक है ना। और जब सी पर रखते हैं वस्तु को तो सी पर ही बनती है, मतलब यहाँ पे जब आप रखेंगे ना तो किरणें ऐसे हो जाएंगी, फोकस से जाएंगी जो समांतर जाती है, और जब फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है, तो यहाँ कट कर देगी। तो जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, नीचे की ओर उल्टा बनता है और वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर होता है। तो बराबर पूछा गया है, कहाँ होगा? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? वक्रता केंद्र पर जब स्थित हो तभी होता है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आपको हम बताएं, उत्तल दर्पण ये दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, तो ये हो जाएगा ध्रुव यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? फोकस, और यहाँ पे क्या होगा? सी, वक्रता केंद्र।
तो इसकी जो उत्तल दर्पण है इसमें जो फोकस होता है, फोकस दूरी उसे वो धनात्मक होती है, पूछ सकता है। वक्रता केंद्र मतलब त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, सी तक दूरी, ये भी धनात्मक होती है। तो इधर चाहे जहाँ आप वस्तु रख दो, क्योंकि ये दर्पण पहला नियम ये क्या है, इधर क्या रखेगी, वस्तु है जिसको यू दिखाते हैं, यू से वस्तु की दूरी है। अगर वस्तु यहाँ रखे तो कि किरण ऐसे जाएगी, नियम कहता है जो किरण समांतर जाए वो क्या होती है, वो फोकस से होकर जाती है, लेकिन इसमें जा नहीं पाती तो डाट डाट मान लेते हैं जा रही है, आभासी है। और उसके बाद ये क्या होगा, ये लौट जाएगी इधर, क्योंकि उधर जा नहीं पाएगी, रंगा है, और एक सी की ओर ले जाएंगे हम ऐसे, तो ये क्या होगा, डाट 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 सी की ओर जाएगी, जा नहीं पाएगी, और सी पर जाने वाली किरण अपने ही मार्ग पर लौट आती है। तो यहाँ काट दिया, तो पी और एफ के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, चाहे जहाँ वस्तु को रखें। तो आभासी सदैव और सदैव क्या होता है, आभासी होता है, क्योंकि इधर किरणें जा नहीं पाती हैं, तो रियल में काटती नहीं किरणें, डाट डाट काटती हुई मान लेते हैं कि काट रही हैं, काटती हैं नहीं, ठीक है। तो कैसा होगा, सदैव आभासी होगा, और छोटा भी होता है, आभासी सीधा और छोटा बनता है। आप देखे होंगे जो आपके साइड जो बाइक है उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो मिरर लगा है वो कौन दर्पण है, उत्तल है, और इसका जो दृष्टि विस्तार होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस दर्पण का दृष्टि विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। अगला क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हम, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, अब यहाँ लेंस की बात कर रहा है, तो ये तभी होगा आभासी जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। जो यहाँ उत्तल लेंस काम करता है किरणारेख में, वही उधर अवतल दर्पण काम करता है, ठीक है ना। तो ये आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो एक बार डिटेल पढ़ के जाएं, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है किरणारेख वाला। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं, तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ते उद्योग, ये भी हो सकता है, बढ़ते जन मतलब लोगों की संख्या में वृद्धि, घटते वन, ये भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन था ये सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक पारितंत्र में शैवाल मतलब हरी इकाई का स्थान क्या होता है, तो ये क्या होता है, हरी इकाई उपभोक्ता होती हैं, क्योंकि पहले क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे जो कि उत्पादक होंगे, उसके बाद ये बनेंगे एल्गी शैवाल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों को एक प्रकार से ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। अगला, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना के भिन्नता के कारण होता है, तो क्या होता है, ये कोशिका भित्ति, जो कि ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, ये क्या करता है, उसमें मुख्य अंतर को दिखाता है, कोशिका भित्ति। अगला, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो क्या बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड, याद रखना। जबकि जो हमारा पादप होता है उसकी किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, सेलुलोज की, और ये पादप का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। सेलुलोज में जल की मात्रा नगण्य होती है, 0% के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, क्या दिया गया है कि पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है। अब पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है, इसको याद रखना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ इसके लिए प्रसिद्ध है। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं, तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए जो इसमें मम्स, मलेरिया ये सब हैं, ये जीवाणु से नहीं होगा तो पहला गलत होगा। टिटनेस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, है ना, ये सब किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं, दूध खराब होता है, कह रहा है कि दूध खराब होता है किसके कारण, तो आप जानते होंगे लैक्टोबैसिलस क्या होता है, जीवाणु होता है जो दूध को क्या करता है, फाड़ देता है एक प्रकार से, है ना, दही में परिवर्तित कर देता है, तो कौन जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस होता है। अगला, विषाणु शब्द है, विषाणु शब्द कैसा है, लैटिन शब्द है ना, विषाणु शब्द कैसा है, लैटिन है। अब विषाणु की खोज किसने की थी, ये आप खुद बताएं कमेंट में, है ना, कि किसने किया था। लास्ट पेज ये रहा आपके लिए, और इस पार्ट में हमने लगभग आधे घंटे में 60 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे आराम से, और अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट कर देना, है ना, क्योंकि आपको वीडियो मिलती रहेंगी, अब रिवीजन आपका होता रहेगा। समय मिल नहीं पाता इसलिए वीडियो आपको हम बहुत कम मात्रा में आते हैं, बट आप रिवीजन करते रहें, समय है नहीं आपके पास। बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, मतलब जो बैगन की पत्तियाँ हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं किसके कारण, जब उसमें माइकोप्लाज्मा लग जाता है तब। अगला, एड्स होता है, अब एड्स से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एड्स क्या होता है, एड्स किससे होता है, ये लिखा होना चाहिए था। एड्स विषाणु से फैलता है, आप जानते हैं। एड्स का पूरा नाम याद रखना पहले, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेज। अगर आपसे पूछे कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है विज्ञान में, तो बीमारियों का समूह, बहुत सारी बीमारियों का समूह सिंड्रोम कहलाता है। तो ये किससे फैलता है, HIV वायरस से, है ना, HIV
वायरस से फैलता है। और इसका भी पूरा नाम पूछ सकता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ अगर आपकी आंखें हैं तो आप कहाँ तक देख सकते हैं, तो आप कहेंगे अनंत तक। तो क्या होता है, अनंत होता है। और स्वस्थ के लिए निकट बिंदु पूछे ना, तो आप कहेंगे कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ये भी याद रखेंगे। और निकट दोष और दूर दिशा दोष हमने आपको बताया है पहले ही क्वेश्चन में बढ़िया से डिटेल शुरुआत में ही। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना, होता क्या है, उल्टा। लेकिन जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं ब्रेन, वो क्या करती हैं, ब्रेन तक सिग्नल ले जाती हैं और जिससे हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं। तो उल्टा होता है, परंतु क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना, समझ में आ गया होगा। रेटिना का विशेषता पूछ सकता है, रेटिना काम क्या है, तो रेटिना पर ही किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और मानव नेत्र में एक पार्ट होता है कॉर्निया, तो कॉर्निया का काम पूछ सकता है। तो कॉर्निया काम क्या होता है, प्रकाश जो होता है मानव नेत्र में कॉर्निया से होकर भीतर की ओर अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। और एक चीज़ पूछ सकता है कि मानव नेत्र का कौन सा बिंदु है जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल स्वच्छ होता है, साफ, तो होता है पीत बिंदु। और एक होता है कहाँ पे प्रतिबिंब बनता ही नहीं, तो होता है अंध बिंदु। ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा क्लास। अच्छी लगी क्लास तो कमेंट करना, लाइक करना, ये आपका काम है, जैसे भी इच्छा करे। चलिए फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।